हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए एमसीक्यू। चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यू हमने कर लिए थे। अभी हम चैप्टर नंबर सेकंड के एमसीक्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप वो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इन एमसीक्यू को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। वो ये है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले चैप्टर नंबर सेकंड का जो फुल लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, पूरा चैप्टर मैंने समझा रखा है, उस लेक्चर को ज़रूर देखें। के बाद ये वाला एमसीक्यू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और बढ़िया लगेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है वो लेक्चर देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा क्या है। ये एमसीक्यू है, अ मैनेजमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल इज, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो क्या है। जनरल गाइडलाइंस है या फिर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर हैं या रूल्स हैं। अगर आपने लेक्चर देख रखा है तो उसमें लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ जनरल गाइडलाइंस। तो बिल्कुल ये जनरल गाइडलाइंस है, ए इसका एकदम करेक्ट है। अगर आप ये आंसर दे रहे हैं तो वेरी वेरी गुड, बढ़िया एकदम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। मैनेजमेंट बिहेवियर, मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर बेस्ड है। मैनेजमेंट बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ए एंड बी या नन ऑफ। इसका बी करेक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, बट क्यों करेक्ट है उसकी वजह भी बता देता हूँ। कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो पूरे के पूरे ह्यूमंस रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है। उनके बिहेवियर के ऊपर ही पूरे के पूरे बनाए गए हैं, उनके बिहेवियर को समझ। क्योंकि मैनेजमेंट हम पीपल्स का ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सली पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, ये मैनेजमेंट का नेचर है। मैनेजमेंट का नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर है, या इनमें से कोई नहीं है, क्या है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस तो हम अभी नहीं कह सकते। हाँ, सेकंड चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमने मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल किया था, मैनेजमेंट का भी नेचर किया था, बट वो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर किया। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने किया था कि जो मैनेजमेंट है उसका नेचर होता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बट यहाँ पर वो नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर। तो ध्यान रखना, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एक वही चीज है। यहाँ पर बी जो है आपका एकदम करेक्ट है। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो हमको किसने दिए, वो किसने इनोवेट किया उसको। हेनरी फ्योल ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, या नन ऑफ दिस, इन दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत है। दिए या तो हेनरी फ्योल ने है या एफ डब्ल्यू टेलर ने है। सबसे पहले आप सोच लीजिए, अच्छे से विचार कर लीजिए क्या हो सकता है, आंसर भी दे सकते हैं। हाँ जी, तो किसने दिए थे सर, ये हमको दिए थे किसने, एफ डब्ल्यू टेलर। बिल्कुल, बी पॉइंट एकदम करेक्ट है। हेनरी फ्योल ने जो दिए थे ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल टोटल 4 थे, है ना। साइंस नॉट थम ऑफ रूल, है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थम, जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। तो वो वाले 4 प्रिंसिपल थे ना, वो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए थे, उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बोला जाता है। नेक्स्ट है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर कौन थे, ब्रिटिशर थे, इंडियन थे, या अमेरिकन थे। बिल्कुल सिंपल है, अमेरिकन थे, आपको भी पता ही होगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर वर्क इन, एफ डब्ल्यू टेलर कहाँ काम करते थे। स्टील कंपनी में करते थे, फैब्रिक कंपनी में करते थे, या टेक्निकल कंपनी में करते थे।
टाइम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी कम ही होती थी, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं दो, स्टील कंपनी या फैब्रिक कंपनी। सोच लिया आपने, बिल्कुल आपने सोच लिया होगा, स्टील कंपनी के अंदर वो काम करते थे। पैथलिम स्टील कंपनी ऐसा उनका नाम था, स्टील कंपनी का। ये करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट है आपका, टेलर बिलीव दैट, टेलर बिलीव करते थे देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंट। ऐसे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए, वो 4 प्रिंसिपल जो दिए थे मैनेजमेंट के, उनका हमेशा जोर रहता था कि कैसे किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमम लेवल तक ले जाया जा सके, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड हर फैक्ट्री का होना चाहिए, हर बिजनेस का एक बेस्ट मेथड होना चाहिए, ऑप्टिमम। द मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एनालिसिस, वो मेथड स्टडी से और एनालिसिस से जो है आना चाहिए। द मेथड सो डेवलप शुड सब्सटीट्यूटेड फॉर, जो मेथड हम डेवलप करते हैं स्टडी करके, एनालिसिस करके, रिसर्च करके, वो किस चीज़ का सब्सटीट्यूट होता था? साइंस का सब्सटीट्यूट होता था? नहीं, साइंस का तो हम लेके आते थे। रूल ऑफ थंब या स्टैंडर्ड मेथड, बिल्कुल आपने सही सोचा है, रूल ऑफ थंब का सब्सटीट्यूट। जब भी किसी बिजनेस के अंदर अगर एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, वहाँ पर कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो बेस्ट नहीं है, वो स्टडी एनालिसिस करके रिसर्च करके नहीं बनाया गया है, देखिए साइंस को अगर यूज़ नहीं किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा? रूल ऑफ थंब। पर जब साइंस, बेस्ट मेथड, रिसर्च, एनालिसिस, स्टडी, ये सब कुछ आ जाता है, तो हम किसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लेते हैं? जो बेस्ट मेथड होता है वो किसका सब्सटीट्यूट होता है? रूल ऑफ थंब का सब्सटीट्यूट। अब ये रूल ऑफ थंब क्या है, ये मैंने पूरा लेक्चर के अंदर करा रखा है, तो आप जाके देखिए जरूर। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टॉक अबाउट। एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किस बारे में बात करते हैं? मैक्सिमम करना प्रोडक्शन को, मैक्सिमाइज करना सेलिंग को, मैक्सिमम करना एफिशिएंसी को, या मैक्सिमम करना कैपेसिटी को? मैंने जस्ट आपको भी बताया था, मैक्सिमम करना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के बारे में बताते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल। ओके, आ गया समझ में? ठीक, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? टेलर्स विच प्रिंसिपल क्लियरिटी दिस स्टेटमेंट। टेलर का कौन सा प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियरिटी करता है दिस स्टेटमेंट? क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है कॉन्फ्लिक्ट हेल्प नन। भाई कॉन्फ्लिक्ट से किसी का भला नहीं होगा। द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो इससे किसी का भी भला नहीं है, किसी का भी इससे अच्छा नहीं होगा, ना हेल्पर का, ना वर्कर का, ना मैनेजर का, ना ओनर का। तो यहाँ पर ऐसा कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर बोला गया है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर बोला गया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर बोला गया है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर बोला। सोच लिया आपने? आपका ये रही, ये बी एकदम करेक्ट है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके अंदर उन्होंने बताया सहयोग कीजिए, हार्मनी कीजिए, डिस्कॉर्ड नहीं कीजिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कीजिए, टकराव जो होता है उसको टाल दीजिए, लड़ाई झगड़ों को माफ कीजिए। नंबर 10, हेनरी फ्योल वॉज, हेनरी फ्योल कौन थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, या नन ऑफ? तो नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता भैया, तो ये ऑप्शन कम खत्म हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे क्योंकि उस टाइम सॉफ्टवेयर कंपनीज होती भी नहीं थी। तो अब दो बचते हैं, मैकेनिकल या माइनिंग। बताइए आप कौन से थे? तो ये वो हेनरी फ्योल के बारे में बात करें। हेनरी फ्योल जो थे वो माइनिंग इंजीनियर थे। तो माइनिंग इंजीनियर कौन थे? वो थे हेनरी फ्योल। और मैकेनिकल इंजीनियर कौन थे? मैकेनिकल इंजीनियर जो थे ना वो थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पूछे ना तो वो क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर। और हेनरी फ्योल क्या थे? माइनिंग इंजीनियर। याद रहेगा। बट इस पॉइंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी है, माइनिंग इंजीनियर, क्योंकि हेनरी फ्योल का पूछा। अगर यहाँ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूछ लेता तो हम उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको किस बुक के अंदर उन्होंने दिए थे? बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एट जनरल के अंदर, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन एट जनरल।
तो भैया यहाँ पर एकदम करेक्ट जो आपका आंसर है 11th का वो है ए। याद रखना उनकी बुक का नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले, उनकी लैंग्वेज के अंदर। बाद में इसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया 1949 के अंदर। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पब्लिश बाय हेनरी फ्योल इन द ईयर। आप ये मत बोलना सर 1949, वो तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया गया उस बुक का, बट उस बुक के अंदर ये 14 प्रिंसिपल भी पब्लिश किए थे हेनरी फ्योल। उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको कब पब्लिश किया? 1917 के अंदर, 1919 के अंदर, 1927 के अंदर, 1930 के अंदर। लीजिए भैया, तो याद रखना हमेशा बेटा 1917 उन्होंने फर्स्ट टाइम इस बुक को पब्लिश किया। इस बुक के अंदर इंडस्ट्रियल एट जनरल जो बुक थी उसको पब्लिश किया, और उस बुक के अंदर जो है इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी पब्लिश। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल बुक वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। हिंदी में कब, सॉरी उनकी खुद की लैंग्वेज में कब पब्लिश हुई होगी? वो तो 1917। बट इंग्लिश में कब पब्लिश हुई वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1949। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हु, ये हाउ नहीं बेटा हु है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, या हु इज द नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? तो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब तो जो थे ना, वो जनरल मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताते थे, वो बताते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट के बारे में फिर एक ही बच गए, हेनरी फ्योल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क इज बेस्ड ऑन। हेनरी फ्योल की जो प्रिंसिपल है कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। ये हेनरी फ्योल का फर्स्ट प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। ये डिवीजन ऑफ वर्क जो है ना, ये हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल है? फर्स्ट। ये प्रिंसिपल किस चीज के ऊपर बेस्ड है? स्पेशलाइजेशन के ऊपर, स्पेसिफिकेशन के ऊपर, या फिर हेपेटाइजेशन के ऊपर, या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज तो नहीं है और ये भी नहीं है, तो दो बचते हैं आपके पास ऑप्शन। स्पेसिफिकेशन के बेस पे था या स्पेशलाइजेशन? जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है उनको मैंने इस फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर एक वर्ड बताया था, वो ही है। वो कौन सा होगा? हेनरी फ्योल ने डिवीजन ऑफ वर्क किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी थी? स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है इसको याद रखना है तो ये स्पेशलाइजेशन याद रखना। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है, अगर आपको याद हो, यही था। क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। अ सेल्स मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर है। अ सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट अ डील विथ अ बायर। एक सेल्स मैनेजर है, वो नेगोशिएट कर रहा है डील एक बायर के साथ में। सी फाइंड दैट इफ सी कैन ऑफर क्रेडिट पीरियड 60 days, सी इज लाइकली टू क्लिंच द डील विच इज supposed to fetch the company at net margin of say ₹50 crore। वो बोल रहा है, अगर जो सेल्स मैनेजर है वो सोच रहा है अगर मैं सामने वाला जो कस्टमर है उसको 60 दिन क्रेडिट पीरियड दे देता हूं। क्रेडिट पीरियड का मतलब अगर मैं उसको 60 दिन का उधार का टाइम दे देता हूं, उधार में उसको सेल कर देता हूं, तो 50 करोड़ का जो है मार्जिन होगा, प्रॉफिट को। नॉट द कंपनी गिव पावर टू द मैनेजर ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ओनली 40 days। लेकिन जो पावर दे रखी है किसने? कंपनी ने उस सेल्स मैनेजर कि आप ज्यादा से ज्यादा 40 दिन की उधारी कर सकते हो, 40 दिन का आप किसी को भी उधार दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। बट यहां पर जरूरत कितनी पड़ रही है? 60 डेज। अब 60 डेज का क्रेडिट पीरियड सेल्स मैनेजर नहीं दे सकता, क्योंकि 40 डेज का ही दे सकता। अब इसकी वजह से कंपनी को, अब उसके बाद पावर नहीं है, क्योंकि उसको अथॉरिटी इतनी मिली है कि आप 40 डेज का जो है उधार पीरियड दे सकते हैं। दिस शो द एन इम्बैलेंस इन। ये क्या शो करता है? किस चीज में इम्बैलेंस शो करता है? कि उसको अथॉरिटी कम दी गई है या ज्यादा दी गई है, किस चीज में? ऑप्शन देखिए, डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन का यहाँ कोई मतलब नहीं दिख रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, वो भी नहीं है। कमांड तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा लोगों से नहीं मिल रहा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन
नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अथॉरिटी एंड इसमें इम्बैलेंस, आपको उसको 60 डेज का क्या देना चाहिए, क्रेडिट पीरियड देने का अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अगर आप 60 डे की वजह से ओनली 20 डेज ऊपर अगर वो कर देता है तो आपको 50 करोड़ रुपीस का बेनिफिट होगा। फिर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में इम्बैलेंस है, और इसका नुकसान किसको होगा, उस मैनेजर को नहीं, कंपनी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ फ्यूल, फ्यूल के हिसाब से देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए एक बॉस होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस नहीं। एक एम्प्लॉय के ऊपर बॉस कितने होने चाहिए, एक बॉस कई सारे एम्प्लॉयज को हैंडल कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय की बात चल रही है, लेबर की, वर्कर की, उसके ऊपर बॉस एक ही होना चाहिए जो उसको ऑर्डर दे। अगर उसके ऊपर बैठे 3-4 बॉस है, वो 3-4 उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो कभी सही से काम नहीं कर। ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर बताया गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर, स्कॉलर चेन के अंदर, या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो ये बताया गया है यूनिटी ऑफ, बोलो, सोच लो आप, सोचिए, यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, भी एकदम करेक्ट है यहाँ पर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज के लिए एक प्लेस होना चाहिए, हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, और हर चीज अपने जगह पे होनी चाहिए। आरपी इन आरपी, राइट पर्सन इन राइट पोजीशन, या राइट प्रोडक्ट, या राइट थिंग्स इन राइट प्लेस। ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर लिखा, इक्विटी, क्या ये इक्विटी को बताता है, ऑर्डर को बताता है, स्कॉलर चेन को, या इंसेंटिव। इंसेंटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनिशिएटिव का। इक्विटी, इक्वलिटी, इसका भी कोई नहीं है। स्कॉलर चेन तो कम्युनिकेशन बताता है, तो बच गया ऑर्डर। हर चीज एक अपने ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए, हर चीज के अंदर एक जगह होनी चाहिए, हर चीज उस जगह पे अवेलेबल भी होनी चाहिए एट ए टाइम, तो वहां पर मैनेजमेंट अच्छा हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन डी टू एच इज कॉल्ड। जो डी और एच के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको क्या बोलते हैं। जैसे ये है ए अपना, ये बी है, ये एफ है, ये सी है, ये जी है, ये डी है, और ये एच है। तो डी और एच के बीच में जो ये कम्युनिकेशन है इसको क्या बोला जाता है, ई और एफ क्या बोला जाता है, आई को क्या बोला जाता है। डी और एच के बीच के जो कम्युनिकेशन इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्रैंक, गैंग प्लैंक, डायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट। सोच लीजिए, मैंने तो लेक्चर के अंदर बताया था ये, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखना चाहिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, बिजनेस स्टडी क्लास 12th इंग्लिश। गैंग प्लैंक बोलते हैं, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वन पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड। जब एक बार किसी पर्सन को सेलेक्ट कर लो, दे शुड बी केप्ट देयर पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। जब भी एक किसी आदमी को आप जॉब के लिए रख रहे हो तो उसको एक मिनिमम टाइम तक एक ही काम पे रखो। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा किस प्रिंसिपल के अंदर बोला हुआ है, रेम्यूनरेशन के अंदर, इक्विटी के अंदर, ऑर्डर के अंदर, या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। मेरे हिसाब से आपने अभी तक सोच लिया होगा, सेकंड्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही सोचा आपने, डी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम ट्रू है विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर रेफरेंस की बात करें तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट वो एकदम ट्रू है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवोल्यूड, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर येट टू बी इवोल्यूड, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। बताइए बात, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये एकदम करेक्ट है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहता है हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। बाय प्रोफेशन एफ डब्ल्यू टेलर वॉज, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, वापस रिपीट हो गया है। बाय प्रोफेशन हेनरी फ्योल आया था, एफ डब्ल्यू टेलर आया, सर हेनरी फ्योल आया था। एफ डब्ल्यू का तो आपने बताया था, अब आप बता दीजिए कौन था। साइकोलॉजिस्ट था, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर था, माइनिंग इंजीनियर था, मैकेनिकल इंजीनियर। सर माइनिंग का तो आपने बताया था सर, वो तो फ्योल साहब थे हमारे, जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल दिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट के, फ्योलिज्म बोलते हैं उसको, है ना।
तो मैकेनिकल इंजीनियर एकदम से, FW टेलर मैकेनिकल इंजीनियर, ये दोनों इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस is considered to be in the nature। प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, प्योर साइंस का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी इन नेचर, फ्लेक्सिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। रिग्रेट, क्रिएटिव होता है? क्या होता है बताइए बेटा? क्रिएटिव होता है, सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिफाइंड द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओनली गाइडलाइंस होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है जिसको फॉलो करना होता है, भी क्या सही है और क्या गलत है तय बताते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं होती है, लेकिन टेक्निक्स ऑफ जो मैनेजमेंट है वो टेक्निक्स होती है जिसके अंदर स्टेप होता है किसी भी काम करने को कैसे करना है। तो ये बोल रहा है कि टेक्निक्स से रिलेटेड, टेक्निक्स ऑफ जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, क्या ये गाइडलाइंस का सेट है? क्या ये गाइडलाइंस का क्या है? सेट है? नहीं, गाइडलाइंस का सेट तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है जो डिसीजन में काम आता है, एक्शन में काम आता है। टेक्निक्स में गाइडलाइंस नहीं होती है। इट इज अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन, बिल्कुल ये करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि जो टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट की वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, भी एकदम आपका करेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो डेवलप किए गए हैं किस बेसिस पर? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर के बेसिस पर, या ऑल ऑफ द अबव ही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आंसर डी सही है क्वेश्चन नंबर 25 का, कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर, ये सब कुछ है। तो ये हो गए हमारे 25 MCQs, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे, क्योंकि कुछ केस स्टडी भी है, कुछ डायरेक्ट भी है ना। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड पार्ट इसका और आएगा जिसके आगे मैं और कराऊंगा आपको। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारी आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी क्लासेस भी आ रही है, टर्म सेकंड की बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना है, गुड बाय एंड